जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। और आज जो त्योहार है होली का त्योहार, आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे थे जीके जीएस का, आज उसमें हम आपका लेकर के हाजिर हैं 12वां सेट। कौन सा सेट? तो 12वां सेट आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं और इसको देखेंगे कि इसमें प्रश्नों का जो लेवल है या आधार है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी स्थल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था? ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कौन सा स्थल था जो भोगवा नदी के किनारे था? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है लोथल। ठीक है, और लोथल एकमात्र क्या था, यानी कि कह सकते हो ये बंदरगाह था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। और ये किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे था। इसकी अगर मैं खोज की बात करूंगा तो रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज 1953 में की गई। कब की गई? 1953 में। अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूं तो ये रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे है। और सबसे पहले इसी को खोजा गया था 1921 में। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करता हूं तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे किनारे। और ये रोपड़ जो है आपका किसके किनारे? सतलज नदी के किनारे आपका रोपड़ पड़ता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का सुमेलित वर्ष नहीं है? तो बाबर द्वारा जो लड़े गए चार, मतलब कह सकते हो एक लगातार वर्षों में 4 युद्ध उसके द्वारा लड़े गए थे। पहला था पानीपत का युद्ध 1526 में। आपका ये इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ये लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और ये कह सकते हो कि मध्यकाल का एक मात्र शासक माना जाता है जो युद्ध स्थल में मारा गया था। उसके बाद खानवा की युद्ध की बात करता हूं तो 1527 में राणा सांगा के मध्य ये आपका युद्ध लड़ा गया। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा को भी क्या करा था? इस युद्ध में हराया था। वहीं चंदेरी की बात करता हूं तो 1828 में मेदिनी राय के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। ठीक है, किसके युद्ध? मेदिनी राय के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। मेदिनी राय और बाबर के मध्य 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। वहीं घाघरा की बात करता हूं तो ये 1540 न होकर के 1529 हो जाएगा। और इस युद्ध में अफगानों को हराया था। अफगानों को हराया था। किसने हराया था? तो बाबर ने। ठीक है, तो बाबर के द्वारा 4 युद्ध लगातार लड़े गए थे। पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, वहीं घाघरा का युद्ध 1529 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1540 की बात करता हूं तो इसमें शेर खां ने, जो शेर खां था बाद में चल करके आपका शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, शेर खां ने किसको हराया था? तो हुमायूं को। ठीक है, जो बाबर का बेटा था उसको क्या करा था इस युद्ध में, यानी कि 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा बादलों की दिशा और गति का मापन किया जाता है? बादलों की जो गति है और दिशा है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ए, यानी कि नेफोस्कोप के द्वारा बादलों की दिशा और गति का निर्धारण किया जाता है। अगर सिस्मोमीटर की बात करूं तो ये आपका भूकंप की गति नापता है, भूकंप की गति को निर्धारित करता है। वहीं हाइग्रोमीटर की बात करूं तो ये आपका आर्द्रता मापी यंत्र है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का, सिस्मोमीटर का भूकंप मापने के लिए, नेफोस्कोप का आपका दिशा किसकी? बादलों की। ठीक है, बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए नेफोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टुंड्रा एवं शीत प्रधान जो क्षेत्र होते हैं उसकी वनस्पति को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, अगर मैं आपको टुंड्रा प्रदेश दिखाने की बात करूं तो जो 90 डिग्री या कह सकते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ पर, यानी कि पोलों पर जो आपके क्षेत्र मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वो टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ की वनस्पति की बात करूं तो वनस्पति को आपका क्रायोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रायोफाइट। ठीक है, अगर हेलोफाइट की बात करूंगा, ठीक है, हेलोफाइट आपका नमकीन क्षेत्रों में
जो आपका नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है, तो नमकीन क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहा जाता है? आपका हेलोफाइट कहा जाता है, वनस्पति। ठीक है, वनस्पति। ठीक है, वहीं अगर मैं लिथोफाइट की बात करूंगा तो ये कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है, तो कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। वहीं हाइग्रोफाइट की बात करूं तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उगने वाली आपकी वनस्पति होती है। ठीक है, तो क्रायोफाइट की बात करूंगा तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति। हेलोफाइट की बात करूंगा तो नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति। लिथोफाइट की बात करूंगा तो कठोर चट्टानों में जो वनस्पति उगती है उसको लिथोफाइट कहते हैं। हाइग्रोफाइट भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जहां आर्द्रता अधिक होती है उस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाईलैंड को क्या कहा जाता है? जो थाईलैंड है आपका उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, यानी कि सफेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है, जिसकी राजधानी आपकी बैंकॉक हो जाती है। राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी आपकी बैंकॉक है। ठीक है, वहीं अगर लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की बात करूं तो ये आपका भूटान हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? भूटान हो जाता है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। ठीक है, वहीं अगर मैं सूर्योदय के देश की बात करूं तो ये आपका जापान को कहा जाता है, जापान, और इसकी राजधानी टोक्यो है। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। वहीं अगर लिली का देशों की बात करूं तो ये आपका कनाडा को कहा जाता है, कनाडा को, और इसकी राजधानी क्या है? तो ओटावा। ओटावा किसकी राजधानी है? आपकी कनाडा की। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका मैसूर। अगर मैसूर की बात करूंगा तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। वहीं बैरकपुर की बात करूं तो केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर हो जाएगा? आपका बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में आपका ये संस्थान होने वाला है, केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान। वहीं शिमला की बात करूंगा तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में हो जाएगा। कोट्टायम की बात करूंगा तो केंद्रीय रबर अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर हो जाएगा? तो कोट्टायम में। ठीक है, कोट्टायम आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई को मनाया जाता है, तो 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 8 मई को आपका मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। अगर मैं विश्व दूरसंचार दिवस की बात करूं तो यह आपका 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। वहीं अगर मैं विश्व मधुमेह दिवस की बात करूंगा तो यह आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मानक दिवस की बात करूंगा तो यह आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई हो जाएगा, वही विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई हो जाएगा, विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 मई हो जाएगा, विश्व मानक दिवस आपका 14 अक्टूबर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? जो एचटीटीपी होता है आपका, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होने वाला है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, आपको पता है कि जब सूरज की जो स्थिति होती है वो आपकी दक्षिणायन, और जब उत्तरायण होती है तो आईटीसीजेड की जो स्थिति है वो भारत के मध्य भाग पर पड़ती है। ठीक है, आईटीसीजेड कहां पर बनता है? आपके भारत के मुख्य भूमि पर बनता है, जिसके कारण यहां पर बनता है आपका निम्न दाब। क्या बनता है? निम्न दाब। ठीक है, यहां पर आपका टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई रहता है। कब? जब उत्तरायण होता है आपका सूर्य। ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत आपका जब सन चमकता है या सूर्य चमकता है, ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हो? उत्तरायण। तो सूर्य का उत्तरायण होना भारत की जो मध्य भूमि है उस पर क्या बनता है? आपका निम्न दाब की स्थिति बनती है। अगर टेम्परेचर हाई होता है, अगर खुली बॉडी हो तो उस पर टेम्परेचर प्रेशर कैसा हो जाता है? तो लो हो जाता है। तो यहां पर बनता है आईटीसीजेड। आईटीसीजेड जैसे ही बनता है यहां पर तो निम्न दाब की स्थिति बनती है। और आपको पता है जो हवाएं होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, टेंडेंसी होती है हवाओं के अंदर कि वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है,
तो ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है। भूमध्य रेखा के नीचे की भारी वायु जो होती है या भारी जो हवा होती है, वो जैसे ही इस निम्न दाब को भरने के लिए आती है और इस कह सकते हो आप भूमध्य रेखा को जैसे ही पार करती हैं ये हवाएं, और ये हवाएं क्या है, आर्द्रता से परिपूर्ण हवाएं हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर समुद्र ही समुद्र है। हिंद महासागर से बहुत सारी आर्द्रताएं अपने साथ लेकर के आती हैं। जैसे ही 0 डिग्री यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, 0 डिग्री जैसे ही क्रॉस करती हैं, इन पर लगता है एक बल जिसको आप नाम से जानते हो कॉरियोलिस बल। ठीक है, कॉरियोलिस बल जैसे ही लगता है तो हवाओं की कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो ये हवाएं किधर मुड़ जाती हैं, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और जिसके कारण केरल से इन हवाओं का प्रवेश स्टार्ट हो जाता है। और यही होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। ये क्या होता है आपका, यही होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और सर्वाधिक वर्षा संपूर्ण भारत की धरती पर इसी के कारण होती है। ठीक है, इसे आप उत्तर पूर्वी मानसून को आप लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जब ITCZ की जो स्थिति है वो मकर रेखा पर बन रही हो। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यानी कि पश्चिमी तट का नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, काठियावाड़ तट। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये गुजरात वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर के ये वाला क्षेत्र आपका काठियावाड़ का तट होता है। कौन सा, काठियावाड़ तट। ठीक है, काठियावाड़ तट है ये, है ना। उसके बाद आपका कोकड़ तट, यहां से लेकर के और यहां तक ये वाला जो तट है ये आपका कोकड़ तट कहलाता है। कौन सा, कोकड़ तट। और यहां से लेकर के और ये वाला तट जो होता है आपका कौन सा कहलाता है, मालाबार तट। कौन सा, मालाबार तट। अगर मैं कोरोमंडल तट की बात करूंगा तो ये वाला जो तट है ये क्या है आपका, कोरोमंडल तट हो जाएगा। ठीक है, जो तमिलनाडु वाला तट है उसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं। तो पश्चिमी भाग तट का भाग नहीं है, ये पश्चिमी हो जाएगा, ये आपका पूर्वी हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसका नहीं है, तो कोरोमंडल तट नहीं है। ये पूर्वी तट के भाग, ये पश्चिमी तट के भाग है, काठियावाड़ तट, कोकड़ तट और मालाबार तट। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि जब दो तत्व निश्चित अनुपात में बंध का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में, ठीक है, जब बॉन्ड बनाते हैं कोई भी तत्व तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको यौगिक कहा जाता है, यानी कि कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में, तो एक निश्चित अनुपात में, यानी कि जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा जल। ठीक है, जिसको आप वाटर कहते हो, है ना। तो जल कब बनेगा, जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो निश्चित अनुपात होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, ये पानी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निश्चित अनुपात में जो बंध बनाते हैं उनको यौगिक कहते हैं। तो जल भी क्या है, जल भी एक यौगिक है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगर मिश्रण की बात करूं तो तत्व प्लस यौगिक मिलकर के क्या बनाते हैं, तत्व और प्लस यौगिक मिलकर के मिश्रण बनाते हैं। और मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर, यानी कि 60 डिग्री के कोण पर रखे हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, इफ two plane mirrors are placed at an angle of 60 degree to each other then the number of images formed will be। ठीक है, तो क्या होगी, ठीक है, इसका एक यानी कि इमेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है n = 360 डिग्री अपॉन थीटा। ठीक है, और -1 कर देते हैं, तो 360 में आपको डिवाइड करना है जो एंगल दिया रखा है, इससे इमेज की संख्या निकल आएगी। तो 360 अपॉन 60 से 60 360 यानी कितना हो जाएगा, 6 माइनस के 1, तो कितनी इमेज की संख्या आ जाएगी, तो 5 आने वाली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप याद रखना, या ये फॉर्मूला कह सकते हो। जब दो समतल दर्पण जब एक क्या करें, एक निश्चित किसी कोण पर रखे हों और ये वस्तु है तो इनमें बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण किया जाए तो कितने कैलोरी ऊर्जा आपको मिलने वाली है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट को जलाने पर कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका कितना होने वाला है 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी अगर आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाओगे तो तब मिलेगी। अगर 9 कैलोरी की बात करूं तो 1 ग्राम बसा के, अगर 1 ग्राम या बसा आप फैट को जलाओगे तब आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलने वाली है। अगर मैं वहीं 1 ग्राम प्रोटीन की बात करता हूं तो 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीकरण करने पर आपको कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलने वाली है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे अमेरिका के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है। संविधान के यानी कि अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी आपका अमेरिका के संविधान से है। मौलिक अधिकार, यह भी संविधान से है। वित्तीय आपातकाल, ये भी आपके अमेरिका के संविधान से है। लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों को आपका रूस के संविधान से ग्रहित किया गया है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। ये तीनों चीजें अमेरिका के संविधान से ग्रहित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव है। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जहां आपकी कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। ठीक है, वहीं अगर मैं अनुच्छेद 40 की बात करूं तो या इसमें आपका पंचायतों का गठन है। पंचायतों का गठन की बात आपका अनुच्छेद 40 करता है। अगर अनुच्छेद 44 की बात करूं तो समान नागरिक संहिता को वर्णित करता है। समान नागरिक संहिता को वर्णित करने वाला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 44। वहीं अगर अनुच्छेद 49 की बात करूं तो जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारक हैं उनके रखरखाव की बात करता है। राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, ठीक है, स्मारकों के क्या करता है, उनके रखरखाव की बात करता है। और यह जिम्मेदारी आपकी राज्य की होती है, क्योंकि ये जो सभी अनुच्छेद हैं, ये क्या है आपके डीपीएसपी में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, डीपीएसपी में। ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आते हैं। इतनी बातें आप इस क्वेश्चन में याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता है। निम्न में से कौन सी योग्यता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी सही है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, यानी कि जहां भी, यानी कि भारत के किसी भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए। तो ये सभी इसकी योग्यताएं होने वाली हैं, यानी कि भारत का नागरिक भी हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सा आंसर है आंसर ए, यानी कि 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे छोटा राज्य बताना है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा, यानी कि गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगर वहीं मैं जनसंख्या की बात करता हूं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम है। अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करता हूं तो यह आपका उत्तर प्रदेश होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम। और वहीं अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करता हूं तो आपका सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान होने वाला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा होने वाला है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक बाजार अर्थव्यवस्था वो है जो, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं कि जिस पर सरकारी नियंत्रण ना हो। क्या ना हो, सरकारी नियंत्रण ना हो, यानी कि जिस पर बाजार ही क्या करे, बाजार ही उसका संचालन करे। ठीक है, बाजार क्या चाहता है, बाजार में कौन सी चीजें आनी चाहिए, इन सब का निर्धारण बाजार अपने आप करता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।